मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान आज एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। पिछली दो वीडियोस में हमने कवर किया था क्रोनिक हेपेटाइटिस सी और क्रोनिक हेपेटाइटिस बी। दोनों के साथ लफ्ज़ क्रोनिक का लगा। क्रोनिक से मुराद वो होता है जो चीज़ पुरानी और लंबी चल रही हो। और आज मैं बात करूँगा एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस से क्या मुराद है? एक्यूट से मुराद वो चीज़ है जो कि फौरी तौर पे हो गई, चंद दिन पहले ठीक थे, अभी आप अच्छी बड़ी तकलीफ़ में हैं और होपफुली ये तकलीफ़ बहुत लंबी नहीं चलेगी, तो ये इसको बोलते हैं एक्यूट। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस यानी जिगर में सोजश आ गई है जो कि चंद दिनों चंद हफ्तों के अंदर अंदर ही आ गई है। इसकी वजूहात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये वीडियो हम आमतौर पे बात करते हैं वायरस के हवाले से। जो पहली मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि कई तरह के वायरसेस हैं जो जिगर को अफेक्ट करते हैं। उसमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई है। और जो एक्यूट हेपेटाइटिस करते हैं उनमें से हेपेटाइटिस ए और ई है। ए और ई आमतौर पे एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस करते हैं और ये दोनों क्रोनिक नहीं होते, यानी एक तकलीफ़ देते हैं, चंद हफ्तों में बंदा ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस बी भी एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस करता है, लेकिन वो कई दफ़ा ठीक हो जाता वो भी, लेकिन कई दफ़ा वो क्रोनिक भी हो जाता है। लेकिन जो हेपेटाइटिस सी है वो आम तौर पे एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस नहीं करता, वो चुपके से बॉडी में घुसता है और सीधा सीधा जाके क्रोनिक हेपेटाइटिस करता है। तो ये थोड़े से इंट्रोडक्शन था। उसके बाद अब आते हैं क्या है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए या ई खाने में से आता है। जो मैंने बताया था सी और बी पेरेंटल टीके से या किसी खून से जाता है, लेकिन हेपेटाइटिस ए और ई खाने से जाता है। अगर आप कोई ऐसा खाना खाएं जिसके अंदर हेपेटाइटिस का वायरस था, कैसे था कि वो उस बंदे जिसने वो खाना बनाया या जिसने फूड हैंडल किया उसकी बॉडी में से ये निकल रहा था। आमतौर पे स्टूल के रस्ते, पखाने के रस्ते निकलता है और उसकी पर्सनल हाइजीन अच्छी नहीं थी, उसके हाथों को लगा रहता, हाथों से खाने में आ गया और खाने से वो बदकिस्मत जिसने वो खाना खाया उसके अंदर चला गया। जिस खाने में हेपेटाइटिस ए या ई या बी का वायरस होता है उस खाने में कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा आपको, बिल्कुल देखने को ठीक लगेगा, इसलिए आप नहीं बता सकते ये खाना ख़राब है। वो जब बाद में वायरस आता तो पता चलता। तो खाने के या पीने के रस्ते चला गया, मैदे के चला गया, मैदे में से वो जज़ब होके पूरी बॉडी में जाता है और फिर जाके जिगर में जाके घर करता है। जिगर में जाके वो तूफ़ानी किस्म की सोजिश कर देता है। जब सोजिश करता है तो उसकी कई तरह की अलामात आती हैं। तो हेपेटाइटिस या एक्यूट हेपेटाइटिस, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस की अलामात क्या हैं? एक तो बुखार होता है, यहाँ जहाँ जिगर होता है राइट साइड पे, चेस्ट के नीचे या पेट के ऊपर वाले हिस्से में यहाँ दर्द होती है, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और उसके साथ साथ इंतहाई ज़्यादा तकलीफ़, बंदा चला जाता है। पेशाब का रंग पीला जर्द हो जाता है, कई दफ़ा ऑरेंजिश भी हो जाता है, कई दफ़ा रेड भी हो जाता है, यानी डार्क से डार्क होता जाता है। आंखें पीली हो जाती हैं, स्किन पीली हो जाती है, अब बॉडी तमाम पीली हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। तो जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाता फिर तो कोई भी बंदा, घर के अफराद ही पहचान लेते हैं। लेकिन अगर शुरू में डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर आमतौर पे आपकी अलामात से कि भूख कम हो गई है, पेट में दर्द हो रही है, पेशाब का रंग बदल गया है या आँखें थोड़ी सी पीली हो गई, वहाँ से अंदाज़ा लगाता है कि एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हो गया। तो ये हेपेटाइटिस, जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है, वो ए से हो या ई से हो या बी से हो, अलामात सबकी एक जैसी हैं। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि ये हेपेटाइटिस में और जॉन्डिस में क्या फ़र्क है। हेपेटाइटिस तो एक्चुअली बीमारी है जिसका मतलब है कि जिगर में सोजश हो गई है। चूँकि जिगर के बहुत सारे कामों में एक काम है बॉडी में से बिलिरुबिन को निकालना। बिलिरुबिन एक चीज़ है जो कि एक फासद मादा है जिसका रंग येलो है, उसको बॉडी में से निकालना जिगर का काम है। लेकिन जब जिगर की सोजश हो जाती है तो वो बिलिरुबिन चूँकि नहीं निकल रहा होता तो वो बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है, तो तमाम बॉडी का रंग जो पीला हो जाता है। तो जो बॉडी का पीलापन है,
जो येलो डिस्कलरेशन है यानी पीला रंग हो जाता है, उसको बोलते हैं जॉन्डिस। सो जॉन्डिस बॉडी के पीलेपन को कहते हैं, और उसके पीछे जो वजह है वो जिगर में सोजश, उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, और हेपेटाइटिस के पीछे वजह वायरस होता है, जो कि एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हो गया। तो इस तरीके से ये पूरी बीमारी बनती है। तो इसकी इलाज क्या है? इसकी यकीन माने कि जो सबसे बुरा हेपेटाइटिस है वो बी है, उसमें भी बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। सिर्फ हमें सपोर्टिव दवाई देनी होती है, यानी जब बंदा तकलीफ़ में होता है तो उसको हमें थोड़ा सा कुछ ऐसी अद्वियात देनी होती हैं, कुछ खुराक ऐसा ख्याल करना होता है कि उसको वो टाइम मिल जाए, वो 3-4 हफ्ते का टाइम मिल जाए जिसमें कुदरती रिकवरी होनी होती है। किसी दवाई का आज की तारीख तक कोई ऐसी दवाई नहीं जो कि एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में दी जाए और उस बंदे की रिकवरी फास्ट हो जाए। क्यों? हेपेटाइटिस ए में रिकवरी का चांस है तकरीबन 100% कुदरती तरीके से। अब 100% से आप ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर सकते। हेपेटाइटिस ई में भी तकरीबन 100% चांसेस है रिकवरी के। हेपेटाइटिस बी के भी तकरीबन 90-95% चांस है कि आप रिकवर कर जाएंगे। तो ऑलरेडी जो कुदरती रिकवरी वही काफ़ी तसल्ली बख्श है, तो इसलिए दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं होती। और एक्चुअली कोई दवाई ऐसी है भी नहीं जो कि आपके वायरस को ख़त्म करके आपके एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस को जल्दी ठीक कर दे। कुदरती ठीक होते हैं तो, लेकिन अद्वियात क्या होती हैं? एक तो ऑक्सीजन के बाद इंसान की ज़िंदगी की हेल्थ की सबसे बड़ी ज़रूरत वो पानी है। तो पानी मुख्तलिफ तरीक़ों में बॉडी के अंदर जाना चाहिए। आमतौर पर मुंह के रिश्ते देते हैं, सिंपल पानी भी ठीक है, पर उसमें ग्लूकोज डाल लें, वो कोई जूस हो जाए या कोई दूध सोडा हो जाए, या उसके अंदर स्कंजबीन बना लें, रूह अफ़ज़ा टाइप ड्रिंक्स जो हैं और जो लोग फेवरेट हैं वो कोई ड्रिंक ले लें। कोई गन्ने का रस भी अगर साफ़ सुथरे तरीके से बनाया जाए तो ये सारी चीज़ें बेसिकली थोड़ी सी न्यूट्रिशन देते हैं, और बेसिकली हम देते हैं पानी के सोर्स के तौर पे। तो पानी बॉडी में जाना चाहिए मुख्तलिफ तरीक़ों से। कुछ लोग जिनकी उल्टियाँ ना रुकें या जिनकी एपेटाइट इतनी ख़त्म हो जाती है कि मुंह के रस्ते वो कुछ ले ही नहीं पाते, उनको ड्रिप लगाई जाती है। ड्रिप से रिकवरी फास्ट नहीं होती। ड्रिप से रिकवरी यानी वो रिकवरी के लिए नहीं, वो उस वक्त की ज़रूरत के लिए है कि उस बंदे की सेहत के लिए एक सर्टन अमाउंट वाटर जाना ज़रूरी है, न्यूट्रिशन जाना ज़रूरी है। चूँकि वो मुंह के रस्ते नहीं टॉलरेट करता है तो 2-3 दिन के लिए ड्रिपें लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, सिर्फ उन लोगों में जो मुंह के रस से बर्दाश्त नहीं करते। उसके अलावा बुखार होता है। बुखार की दवाइयाँ जो होती हैं वो आमतौर पे हम देना नहीं पसंद करते, चूँकि बहुत सारे अद्वियात हैं जो कि लिवर को नुकसान दे सकती हैं। वो हम कोशिश करते हैं बुखार को वैसे ही थोड़ा पंखा चला के, थोड़ी स्पॉन्जिंग करके थोड़ा कम किया जाए, थोड़ी सी दवाई भी दे देते हैं। और यानी ये हमने टाइम बाई करना है। जॉन्डिस जो है, जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है, वो खुद होके पहले थोड़ा सा होता है, फिर ग्रेजुअली बढ़ता है, डीप होता है, फिर वो स्टेबल होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी हो जाती। टोटल अमर ये कोई 8, 10, 12 हफ्तों का होता है। ये कुदरती होता है। हमारा काम सिर्फ ये है कि मरीज़ को हौसले में रखना, थोड़ी सपोर्टिव दवाई देना और कुदरती रिकवरी का इंतज़ार करना। कुदरती रिकवरी बहुत ही मुस्तनद रिकवरी होती है, ज़रा टाइम लेती है, लेकिन मुस्तकिल रिकवरी हो जाती है। तो हेपेटाइटिस जो ए है और ई है, उसका यही इलाज है। बी को हम फॉलोअप करते हैं। बी का अगर वो एक्यूट से क्रोनिक हो जाए तो वो क्रोनिक की वही ट्रीटमेंट होगी जो मैंने एक और वीडियो में कवर की है। ए और ई दोनों प्रिवेंटेबल हैं। कैसे प्रिवेंटेबल हैं? एक तो आप अपने खाने में केयरफुल हो, एक हाइजेनिक खाना खाएं और अच्छे तरीके से पका के खाना खाएं। ऐसी जगह से खाना मत खाएं जहां से आपको इतबार ना हो कि ये साफ़ सुथरा है कि नहीं है। और हेपेटाइटिस ए की और ई की दोनों की वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है। पहले ए की थी, अब ई की भी आ गई है। वो मैं समझता हूँ कि सब लोगों में देना शायद इसलिए ज़रूरी नहीं कि अगर किसी को हेपेटाइटिस ए और ई हो भी जाए, चूँकि इसके रिकवरी के चांसेस तकरीबन 100% हैं और ये क्रोनिक नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर ये अच्छी भली बीमारी है, 3-4 हफ्ते के लिए बंदा डाउन हो जाए, तेज़ बुखार हो जाए, डीप जॉन्डिस हो जाए, 3-4 हफ्ते के लिए बिस्तर पे लेटना पड़ जाए, कुछ कॉम्प्लिकेशन भी है, कुछ लोगों में लिवर फेल भी हो सकता है, तो फिर भी अगर कुछ लोग वैक्सीनेशन लगवा लें
वैक्सीनेशन लगवा के ये प्रिवेंट हो सकता है। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनको डॉक्टर हजरात कहते हैं कि इनको हेपेटाइटिस ए और ई की वैक्सीनेशन भी लगनी चाहिए। वो कौन है? वो जिनको पहले से लिवर का मसला है। किसी को अगर हेपेटाइटिस सी या बी है, भले उन्होंने इलाज भी कराया है, भले उनका इलाज हो चुका है, उनको हेपेटाइटिस ए और ई की वैक्सीनेशन भी लग जाए तो अच्छा है। चूँकि उनका लिवर पहले से ही थोड़ा सा अफेक्टेड है, उनको थोड़ा सा चांस भी नहीं लेते, उनमें वैक्सीनेशन हम ज़रूरी समझते हैं। बाकी सब में ऑप्शनल है। बच्चों में ज़्यादा चांस है क्योंकि जब एक दफ़ा इसकी वैक्सीनेशन लग जाए तो सारी उम्र के लिए प्रोटेक्शन हो जाती है। तो अगर आप बचपन में लगवा लें तो बाकी ईमानदार सारी ज़िंदगी आपकी प्रोटेक्शन मिल जाए। अगर किसी को हेपेटाइटिस ए या ई हुआ है तो और रिकवर कर गए हैं, उनकी नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होगी, उनको वैक्सीनेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। हेपेटाइटिस ए बहुत कॉमन है, इसलिए बचपन में तकरीबन सबको हो जाता है। जो बड़े लोग हैं उनके अंदर इसकी इम्यूनिटी मौजूद है, इसलिए वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। हेपेटाइटिस ई थोड़ी सी अडल्ट लाइफ में होता है और वो उसकी कुछ लोगों में वैक्सीनेशन की ज़रूरत हो सकती है। ये आपका डॉक्टर और आप मिल के डिसाइड करेंगे। हर एक में नहीं ज़रूरी, लेकिन मेरा ख्याल में अगर लग जाए तो यकीनन एक बीमारी जो प्रिवेंटेबल है वो प्रिवेंट हो जाएगी। तो ये तो थी आज की वीडियो। इसमें जो मेन लेसन है वो ये है कि तकलीफ़ तो काफ़ी होती है, लेकिन इस बात की एश्योरेंस है कि मोस्टली बंदा ठीक हो जाएगा, और ठीक हो जाएगा सपोर्टिव ट्रीटमेंट से। और एक दफ़ा ठीक हो जाएगा तो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये बीमारी क्रोनिक नहीं होती। हेपेटाइटिस ई और ए और बी अगर क्रोनिक हो जाए तो उसका भी इलाज मुमकिन है, लेकिन सबसे बेहतर है कि इससे बचाव हो जाए, और उसके बचाव के तरीके मैंने बताए। उम्मीद है ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। मुझे प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा, नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें बताइएगा अगर आप समझते हैं कि इसमें मैंने कोई चीज़ मिस की है या कोई चीज़ आपको लगा कि जो आप समझते हो उससे मुख्तलिफ है, तो मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दे पाऊँगा। इजाज़त दीजिए। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए।